नमस्कार। हिमाचल एक्सप्रेस का एक बार दौर फिर से आगे बढ़ चला है और ख़ास मुलाकात में आज हमारे बीच मेहमान हैं जिनको किसी परिचय के वो मोहताज नहीं हैं। हिमाचल प्रदेश के दिग्गज नेता, कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट से सांसद और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी आज हमारे बीच हैं। आइए शांता जी से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आगे भविष्य में क्या नीतियां हैं उनकी और आगे के क्या प्लान हैं। शांता जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, सबसे पहला सवाल सर आपसे ये है कि आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं पीछे और पानी वाले मुख्यमंत्री के नाम से आपको जाना जाता है, तो ये उपाधि किस तरीके से आपको दी गई? क्योंकि आपने चंगर क्षेत्रों में पानी की वो सुविधा दी है, तो किस तरीके से आपके जहन में वो दिमाग आया या क्या वो सोच थी कि चंगर क्षेत्रों को विकसित किया जाए? देखिए, हुआ ऐसे कि हम अचानक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच गए। जी 19 महीने मैं जेल में था जी और जेल की कोठरी में लगता था जिंदगी के पता नहीं कितने साल यहाँ व्यतीत करने पड़ेंगे। जी परिस्थिति बदली, जेल के दरवाजे खुले, चुनाव हुआ, मैं मुख्यमंत्री बन गया। जी और मुख्यमंत्री बनने पर एक विचार मन में आया कि ईश्वर ने हमें कोई विशेष काम करने के लिए ये स्थान दिया है। जी और मुझे याद आया कि मेरी माँ, जी जब मैं स्कूल में पढ़ता था जी तो पानी लेने के लिए सिर पर घड़ा उठाकर जी घर से कई किलोमीटर दूर जाती थी। जी और मुझे याद आया कि नहाने के लिए हमें घर से बहुत दूर जाना पड़ता था। जी इसलिए एक विचार मन में आया कि जीवन जीने के लिए हवा, पानी बुनियादी जी पहली ज़रूरत। जी हवा भगवान ने दी है, पानी सरकार को देना चाहिए। जी फिर युद्ध स्तर पर जी और मैं उस वक्त के अपने सरकारी अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी जब मैंने कहा कि ये कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम नहीं है, जी ये एक यज्ञ है, जी और पूरा प्रशासन हमारे साथ लगा, दिल्ली केंद्र की सरकार ने धन दिया, जी युद्ध स्तर पर हम लगे जी और हमने हिमाचल प्रदेश के हज़ारों गांवों को पीने का पानी दिया। मुझे खुशी है, कल ही जिक्र हो रहा था, मेरी पुरानी फ़ोटो को देखकर मेरा बेटा पूछ रहा था। जी मैंने कहा, भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई दहन में आए थे, जी हमने 500 गांव को एक वक्त में पानी देने के कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। जी और मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल की जनता को अभी तक भी याद है। अब कितना समय हो गया, कहाँ 77, जी 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 कहाँ 2017, जी जी लेकिन लोग आज भी पानी वाले मुख्यमंत्री के रूप में मुझे याद करते हैं। कारण ये है कि एक नई बात, बुनियादी ज़रूरत लोगों की मैंने पूरी की। और मुझे याद है, मैंने जो पहला रक्षाबंधन आया था जी उसमें हिमाचल की बहनों को संदेश दिया था। मैंने कहा, बहनों, आज रक्षाबंधन के दिन मैं आपको वायदा कर रहा हूँ कि उपहार दूंगा कि आपके सिर से पानी का घड़ा उतारूंगा जी और आपके आंगन में पानी दूंगा। मुझे प्रसन्नता है और मुझे बाद की सरकारों का भी धन्यवाद करना है जी कि हमने जो काम शुरू किया उसको बाद की जो भी जिस पार्टी की सरकार आई जी उन्होंने भी इस काम को आगे बढ़ाया। और आज हिमाचल के हम लोग गौरवान्वित होकर सर ऊंचा करके कह सकते हैं, शायद इस देश में और कोई प्रदेश ऐसा नहीं जहाँ 100% गांव के अंदर पीने का पानी है। जी आप हैरान होंगे, 1978 में एशिया के सबसे ऊंचे गांव किब्बर में गया था, लाहौल स्पीति में, वहाँ भी पीने का पानी मिल चुका था। तो बड़ी खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है। जी सर, बात करें आपकी, तो सर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अभी भी वो मूलभूत सुविधाओं की कमी है चंगर क्षेत्र में? जैसे पानी की किल्लत, सड़कों की हालत बदतर, कहीं ना कहीं चंगर क्षेत्र जो है वो अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। देखिए, किल्लत पानी की नहीं है, जी किल्लत व्यवस्था की है, किल्लत प्रबंध की है। जी अब देखिए, पालमपुर का इलाका, हम तो पानी के ऊपर हैं, इसके नीचे इतना ग्राउंड वाटर है और शुद्ध पानी है। जी और 77 में नल द्वारा पीने का पानी शुरू किया था। 90 में जब मैं दोबारा आया तो मुझे लगा
कि ज़मीन के ऊपर का पानी बढ़ती जनसंख्या की प्यास नहीं बुझा सकेगा, इसलिए ज़मीन के नीचे के पानी के बारे में सोचा गया। और मुझे याद है उस वक़्त मुझे विज्ञान विभाग के लोगों ने कहा जी हिमाचल प्रदेश में ग्राउंड वाटर है, पानी निकाला जा सकता है, लेकिन कोई हैंड पंप लगाने की बात हमारी नहीं मानता। तो मैंने उनको विशेष अनुदान अनुमति देकर कहा, और मुझे याद है देरा में सबसे पहला हैंड पंप लगाया था। मैंने कहा सबसे पहले हैंड पंप में जहाँ पानी निकलेगा मुझे वहाँ ले जाना, और मैं वहाँ गया था। तो हैंड पंप लगाकर भी हमने, पानी की कमी हिमाचल प्रदेश में नहीं है, कमी है व्यवस्था की, प्रबंध की, इंतज़ाम की। और वो तो दुर्भाग्य इस देश का ये है कि पैसे की कमी नहीं है, प्रकृति ने हमको कितना कुछ दिया, कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका प्रबंध जैसे होना चाहिए, व्यवस्था जैसी होनी चाहिए, उसमें कमी होने के कारण आज कई जगह पानी की समस्या आती है, लोगों को पूरा पानी नहीं मिलता है। उसमें ज़रूरत इस बात की है कि सरकार सभी विभागों में दक्षता लाए, अनुशासन लाए, नियम लाए, फिर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। जी सर, एक और सवाल आपसे, आपको कहीं ना कहीं सर ये नहीं लगता कि जब भी चुनावों का समय नज़दीक आता है तो चाहे कोई भी पार्टियां हों, उनको कांगड़ा जिले की याद तभी आती है? कहीं ना कहीं कांगड़ा जिले से पक्षपात होता दिख रहा है आपको? क्योंकि बहुत से नेता हैं, बहुत से जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि कांगड़ा जिले से जब आप मुख्यमंत्री थे उसके बाद से कांगड़ा जिले से भेदभाव होता आया है, कहीं ना कहीं विकास जो है कांगड़ा का रुक सा गया है। क्या लगता है सर आपको? नहीं, देखिए भेदभाव तो पूरे देश में हो रहा है, सबसे ज़्यादा गरीब से जी सबसे ज़्यादा नीचे के लोगों के साथ। जी जहाँ तक हिमाचल का संबंध है, कोशिश तो सारी सरकारें करती हैं, लेकिन चुनाव के निकट लोग लुभावन नारे लगाकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जाती है। अब आजकल हिमाचल के मुख्यमंत्री जहाँ भी जा रहे हैं, जो भी कोई मांग रहा है वो दे रहे हैं। जी मुझे लगता है कि जो मांगते वो देते। अगर कोई कहे कि हमें आसमान के तारे चाहिए जी तो वो कहेंगे ठीक है बिल्कुल दे दूंगा, अभी वायदा करता हूँ, ज़रा चुनाव हो लेने दो। जी ये देश का दुर्भाग्य है कि राजनीति का स्तर बड़ा हल्का हो गया है। जी और कांगड़ा ज़िला हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है, जी और कांगड़ा ज़िला के साथ न्याय होना चाहिए। मैं कांगड़ा और बाकी हिमाचल ऊपर और नीचे की बात बिल्कुल नहीं करना चाहता। सारा हिमाचल मेरा है, पूरा भारत मेरा है। सरकारों को सभी ज़िलों के साथ बराबर व्यवहार करना चाहिए। लेकिन अब मुख्यमंत्री महोदय आए और कहा कि धर्मशाला दूसरी राजधानी। अब छोटे से हिमाचल प्रदेश के अंदर कितनी राजधानियां बनाएंगे आप? और फिर हालत यह है कि आज सरकारी कर्मचारियों का वेतन और पेंशन देने के लिए भी पूरा पैसा नहीं होता, उधार पर सरकारें जी रही हैं। इसलिए इस प्रकार की व्यर्थ की बातें केवल वोट के लिए। अब मुश्किल यह है कि वोट हित राजनीतिक लोगों के सामने है, देश हित सामने नहीं है, इसलिए व्यर्थ के वायदे किए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इस किस्म के व्यर्थ के वायदे नहीं किए जाने चाहिए, और सभी इलाकों के साथ बराबर का इंसाफ होना चाहिए। जी सर, बात करें, हिमाचल प्रदेश की एक छोटा सा राज्य है, 1 करोड़ से ज़्यादा की आबादी भी इस राज्य की नहीं है, इससे भी कम आबादी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकारी नौकरियों की अगर बात की जाए तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वो नौकरियाँ मिलती हैं पढ़े लिखे नौजवानों को। क्या सरकार के पास वो पर्याप्त साधन नहीं है या वो धन नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को हटा के एक परमानेंट नौकरी दे सके? क्योंकि बहुत कम लोगों को यहाँ पर जो है सरकारी नौकरियाँ मिलती हैं, और जो मिलती हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे मिलती हैं। क्या लगता है सर आपको? देखिए, कोई भी सरकार जी सब लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। नहीं नहीं सर, सबको नहीं, कुछ जो लोग हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आबादी बहुत बढ़ रही है जी और नौकरियों की संख्या कम हो रही है। जी कम इसलिए हो रही है कि ऑटोमेशन आ रहा है, जी कंप्यूटर आ गया। जी अब एक मशीन 20 लोगों का काम कर रही है, 19 लोग बेरोजगार हो गए। तो हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, पहली बात तो ये है।
सरकार को प्रबंध करना चाहिए स्वयं रोजगार के काम बढ़ाने के लिए। मैं जब केंद्र में मंत्री था बड़ी गंभीरता से इस बात को सोचा था, और मुझे पता नहीं आज क्या है। उस वक्त जो मैंने आंकड़े मंगवाए थे तो कांगड़ा जिला में हर साल लगभग 60 करोड़ रुपए का दूध बाहर से आकर के बिकता है। अब मुझे बताओ कि 60 करोड़ रुपए का दूध बाहर से आकर के बिकता है। अब दूध पैदा करने के लिए ना कोई बड़ा कारखाना लगाने की ज़रूरत है, ना कोई टेक्नोलॉजी चाहिए। तो मैंने उस वक़्त हिमाचल प्रदेश के लिए, शायद कांगड़ा ज़िला के लिए 15 करोड़ रुपए की परियोजना एनिमल हस्बेंड्री के लिए बनाई थी। मैंने कहा नौजवानों को प्रेरित करो कि छोटी छोटी डेयरी फार्म लगाएं। अब देखिए आज हिमाचल के कांगड़ा के नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। कई लोगों को मैं पूछता हूँ आपके घर में ज़मीन है, पानी है, सब कुछ है, आप 4 गाय क्यों नहीं रखते? देखिए 4 बढ़िया गाय रखने के बाद एक व्यक्ति एक गस्टर ऑफिसर का वेतन कमा लेता है। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, माइंड सेट ठीक नहीं है। हम हाथ से काम नहीं करना चाहते, बाबू बनना चाहते हैं। एक और बात क्या हुई है कि सरकारी नौकरी बहुत बड़ा आकर्षण बन गया है, क्योंकि सरकारी नौकरी में जिम्मेदारी कोई नहीं है, तनख्वाह अच्छी है, फिर ऊपर की कमाई भी है, हाथ से कोई काम नहीं करना चाहता। देखिए कोई सरकार सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। एक बात तो है कि सरकारी नौकरी जो दी जाए उसमें इंसाफ हो, सिफारिश ना चले। एक बेरोजगार व्यक्ति को अगर लगे कि मैंने इंटरव्यू दिया, मुझे तो नौकरी नहीं मिली, लेकिन जिसको मिली वो मुझसे योग्य था, अगर उसको ये लगे कि भी सिफारिश से मुझसे कम नंबर वाला लग गया तो उसको 2 प्रकार की पीड़ा होगी। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस दिशा में सोचा है और कौशल विकास की योजना बनाए। आज डिग्रियों की ज़रूरत नहीं है, आज हुनर की ज़रूरत है। अच्छा हुनर होगा तो कहीं भी कोई व्यक्ति 2 वक्त की रोटी कमा सकता है। उस दिशा में सरकारों को विचार करना चाहिए। जी सर, अंत्योदय योजना जो आपने चलाई थी हिमाचल प्रदेश में, आगे चल के वो भारत में भी लागू हो गई, तो सर कहीं ना कहीं एक गरीब को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला आपको? हाँ, बहुत फ़ायदा मिला है। देखिए हिमाचल में 77 में योजना शुरू की, 1 लाख सबसे गरीब परिवारों को चुना और 1 साल के अंदर उसमें से बहुत से परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर चले गए। जब मैं केंद्र में मंत्री था तो अंत्योदय अन्न योजना शुरू की। सबसे गरीब करोड़ों लोगों को हमने 30 किलो अनाज, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल देना शुरू किया। अब उसी अंत्योदय की भावना से प्रेरित होकर केंद्र की हमारी सरकार काम कर रही है। शायद भारत के इतिहास में यह पहला मौका है कि इस बार के बजट में अमीरों पर हमने टैक्स लगाया है। अमीरों को कोई राहत नहीं दी, अमीरों पर टैक्स लगाया है और उस पैसे से गरीबों के लिए, गांव के लिए, किसानों के लिए अधिक सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश की है। तो हमारी सरकार का ये कहना है अंत्योदय हमारे आर्थिक चिंतन की प्रेरणा है। जो सबसे नीचे है, सबसे पीछे है, सबसे गरीब है, उसका विकास सबसे पहले, उसका विकास सबसे ज़्यादा हम ये करेंगे तो आर्थिक विषमता धीरे धीरे दूर होगी। जी सर। सर एक सवाल और आता है, 1 साल से कम समय रह गया है हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में, और चुनावों में 1 साल से कम समय रह गया है। पिछली बार आपकी ही भाजपा सरकार के कुछ मंत्रियों ने ये कहा है कि गलत टिकट आवंटन की वजह से हमारी पार्टी जो है वो सरकार नहीं बना सकी। कितनी सत्य है सर ये बात कि गलत टिकट आवंटन हुआ था? देखिए जो बीत गई वो बात गई। अब तो आगे की बात हम करेंगे। ये एक सच्चाई है कि पिछला चुनाव जब हुआ तब कांग्रेस के पास कोई बड़ी बात कहने की नहीं थी। हमारी सरकार बननी चाहिए थी, हमारी सरकार नहीं बनी तो बहुत सी गलतियां रही हैं, और इस बार हम कोशिश करेंगे और पार्टी को कोशिश भी करनी चाहिए कि वो गलतियां ना हों, उन गलतियों को ठीक करके हम आगे बढ़ें। क्योंकि निश्चित रूप से
आज हिमाचल में सबसे बड़ी कठिनाई क्या है कि दिल्ली से तो बहुत योजनाएं, जी बहुत पैसा आ रहा है, जी जी इतना पैसा पहले कभी नहीं आया, लेकिन उस पैसे का ठीक उपयोग हिमाचल प्रदेश में वो नहीं हो रहा। जी इसलिए मैं समझता हूँ कि हिमाचल की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आने वाले चुनाव में हम हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं, ताकि दिल्ली से आने वाले पैसे का एक एक पैसा ज़मीन पर लगे, ठीक तरीके से लगे। उस दिशा में हम कोशिश करेंगे। जी जी सर, बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे हिमाचल प्रदेश के दिग्गज नेता श्री शांता कुमार जी। इनके बेबाक बोल आपने सुने ही होंगे। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ मैं प्रदीप धीमान, हिमाचल एक्सप्रेस, पालमपुर।